नमस्कार दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। दोस्तों, इस साल का सरकार के द्वारा सबसे बड़ा फ्रॉड कौन सा है? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। कैसे भारत की गरीब जनता का पैसा बैंकों में मुफ्त में रखा जाए और कैसे उसको सबसे अमीर लोगों को कम से कम ब्याज में वो पैसा दे दिया जाए। अमीर लोग ये गुहार लगा रहे थे कि सरकार को हमें बहुत कम ब्याज दरों के ऊपर लोन देना चाहिए। बहुत कम ब्याज दरों पे। बहुत कम ब्याज दरों का मतलब होता है 6%, 7%, 8%। उनको ब्याज देना पड़ रहा था 10% से ज्यादा। सरकार कहती थी भाई आप दरअसल पैसे इन्वेस्ट करो, फैक्ट्री लगाओ। वो फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं थे कई साल से। आज 11 साल हो गए सरकार को गुहार लगाते लगाते, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कहता मुझे फैक्ट्रियां नहीं लगानी। और आजकल के जो कॉर्पोरेट्स के नए लड़के लड़कियां हैं वो सोचते हैं कि इक्विटी में पैसे लगाओ, करोड़ों नहीं अरबों खरबों, तो वहां से पैसे कमाओ। सिरदर्दी क्यों मोल लेनी? अल्टीमेटली फैक्ट्रियां खोल के सिरदर्दी क्यों लेनी? इसके लिए 16-17% की मैन्युफैक्चरिंग हमारी डाउन होकर 13.5% पे आ गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें कहा गया था ये। चलिए, लेकिन सरकार ने सबसे पहले तो कुछ साल पहले यह किया था कि आपके और मेरी इनकम के ऊपर 33% का टैक्स लगाया हुआ था। अधिकतर जो था 33%, 30% प्लस 10% का सरचार्ज। लेकिन जो अमीर आदमी थे उनकी फैक्ट्रियों पे घटा के ये 22% और 15% कर दिया था। वो आज तक जारी है। यानी कि वहां से अथाह मुनाफा कमाने के बाद भी उन्होंने कोई फैक्ट्रियां नहीं लगाई। एक बात तो क्लियर हो गई कि वो फैक्ट्रियां नहीं लगाएंगे, उनका मकसद सिर्फ मुनाफाखोरी था। और सरकार का, यानी कि मोदी सरकार का मकसद था कि इन अमीर लोगों की जेब और कैसे भरी जाए, कैसे भारत के गरीब लोगों का पैसा लूटा जाए, बल्कि मुफ्त में बैंकों में भरवा लिया जाए और यह कहा जाए भाई अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। बहुत सारे तरीके ढूंढे गए। पहले 2000 का नोट बंद किया, आपको पता है। जो नोटबंदी की थी तो वो तो अपने आप में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। फिर 2000 का नोट बंद किया। हालांकि 6,500 करोड़ रुपए के 2000 के नोट अभी भी वापस नहीं आए हैं। कहां हैं भगवान जाने, किन धन्ना सेठों की पॉकेट में है वही जानते हैं। लेकिन अचानक से एक बात निकल कर आई कि जहां पर 500 के नोट को फना कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और सिर्फ 100 रुपए और 200 रुपए और 50 रुपए के नोट मार्केट में रह जाएं और 10 और 20 रुपए के बस। तो 500 का नोट नहीं चाहिए। यह फ्रॉड का पार्ट 2 है, जहां पर यह कहा गया कि अब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा कि वो पैसे को बैंक में रखें। क्या रास्ता बचता उनके पास? कोई रास्ता नहीं बचता। अभी अगर इंसान को 50,000 रुपए कैश में ले जाना कहीं हो तो एक 500 रुपए की गड्डी अपनी जेब में 100 नोटों की लेके जाता है, या 1 लाख चाहिए होगा तो 2 गड्डी चाहिए होती है। ऑकवर्ड तो लगता है लेकिन यही तरीका है। लेकिन सरकार ने सोचा कि अगर लोगों की जेब में से 500 का नोट निकाल लिया जाए तो लोगों को अगर 1 लाख रुपए ले जाने हैं तो उसको फिर 200 रुपए के नोट की कम से कम 5 गड्डियां चाहिए होंगी, तब 1 लाख रुपए होगा। अब 200 रुपए की 5 गड्डियां अगर इतनी मोटी हो जाए या 100 रुपए की 10 गड्डियां हो जाए तो कौन भला 1 लाख रुपए लेके इतना कैश लेके चलेगा? मकसद यह था कि ये 500 रुपए के नोट बैंक में जमा करवा दिए जाएं और इनको फना कर दिया जाए। इसके लिए इंडिकेशंस भी आए, सरकार ने भी दिए, निर्मला सीतारमण ने भी दिए और साथ में क्या कहते हैं कि आरबीआई ने भी दे दिए। लेकिन
अगर बात यहां तक रुक जाती तो भी ठीक था। अब सरकार को जो अमीर आदमी थे उन्होंने कहा हमें सस्ता लोन दो, तो हम सोचेंगे कि हमें इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नई फैक्ट्री लगवानी है। अब सरकार ने बैंकों से कहा कि क्या तुम कम कीमत पर लोन दे सकते हो? तो बैंकों ने कहा कि अगर आप उस रेट को कम कर दो जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमको पैसे देता है, तो हम उनको कम पैसे में दे देंगे। अब इसके लिए क्या एक प्लान किया गया? प्लान यह किया गया कि शक्तिकांता दास को हटा दिया जाए, जो गवर्नर थे ना, तो उनको हटा दिया, क्योंकि वो सरकार की बात मानने को तैयार नहीं थे, ब्याज दर को घटाने को तैयार नहीं थे। तो कुछ महीने पहले फैसला किया गया इसी साल में कि शक्तिकांता दास की जगह हम एक नया गवर्नर लेके आएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो उसके लिए उन्होंने एक ऐसा आदमी चुना जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम कर चुका था, आईएएस अफसर था, कि जो सरकार के कहे अनुसार चले और सरकार से जो भी ऑर्डर दे वो उस पर चलता रहे, यानी कि ना नुकर ना करे। उसके लिए फिर उन्होंने एक क्या कहते हैं संजय मल्होत्रा नाम के आदमी को चुन लिया और उससे वादा ले लिया कि जो जो तुमसे कहा जाएगा तुमको वो करना है, एक गुलाम की तरह वहां पर तुमको जिंदगी गुजारनी है। शक्तिकांता दास को भी गुलाम की तरह भेजा था, लेकिन शक्तिकांता दास दरअसल बाद में थोड़े बिगड़ गए और अंदरूनी जो हालात थे उसको देखते हुए वो दरअसल एक किस्म से कहा जाए तो उन्होंने कहा कि हालात अर्थव्यवस्था के अच्छे नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि शक्तिकांता दास को पता लग चुका था कि अंदर की इकोनॉमिक हालात में दीमक लग चुकी है और हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लेकिन संजय मल्होत्रा से कहा गया भैया आपको ये करना है, ये दीमक विमक को रखो साइड में। तो उससे वादा लिया गया कि तुमको एक काम करना है, जितने भी हमारे एसेट्स हैं उन एसेट्स के दाम बढ़ा दो और उसकी एक नकली प्रॉफिटेबिलिटी, एक क्या कहते हैं डेबिट क्रेडिट अकाउंट बनाओ आरबीआई का, जिसमें दिखाओ कि उसका बहुत फायदा हो गया, इतना फायदा हो गया, इतना फायदा हो गया कि जो आज तक कभी हुआ नहीं था। संजय मल्होत्रा ने एक लॉयल नौकर की तरह वही किया, डेबिट क्रेडिट की शीट बनाई और दिखाया कि हमने डॉलर बहुत बेचे, बहुत खरीदे, हमारे सोने का भाव बढ़ गया। तो 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का आरबीआई को फायदा हो गया और नोटों की छपाई भी की, दिखा दिया गया साहब, 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ। और एक प्लान के मुताबिक 2,70,000 करोड़ सरकार को डिविडेंड दे दिया। डिविडेंड का मतलब है कि जो प्रॉफिट हुआ था एक पूरा हिस्सा सरकार को सौंप दिया उसको। 2,70,000 रुपये आज तक इतिहास का मैक्सिमम है, जिसके लिए मैंने कई बार कहा कि तुम लूट रहे हो लोगों को, लेकिन सरकार की नजर तो कहीं और है। और सरकार ने संजय मल्होत्रा से वादा ले लिया था कि यार ये जनता के पास बहुत पैसा है, 500 के नोट तो हम बंद करवा देंगे, जैसे तैसे करके पैसा बैंकों में आएगा, इस पैसे को बैंकों में लाओ, लेकिन बैंकों के अंदर अगर लेके आना है तो उसे महंगे रेट पे मत लाओ, सस्ते रेट पे लाओ। संजय मल्होत्रा ने एक वफादार नौकर की तरह आते ही काम शुरू कर दिया और आते ही पहली मीटिंग के अंदर 25 बेसिस पॉइंट का उसने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, यानी कि 1/4% कम हो गया। इसका मतलब क्या होते है वो भी मैं बताऊंगा। फिर 2 महीने के अंदर अंदर उसने एक 30%, 0.3% और कम कर दिया। और अभी कुछ दिन पहले सभी लोगों की अपेक्षाओं के खिलाफ जाते हुए, यानी कि वो सोच रहे थे और 25 बेसिस पॉइंट कम होगा, 50 बेसिस पॉइंट उसने कम कर दिया। 50 बेसिस पॉइंट, यानी कि करीब करीब 1.05% की कमी इस बंदे ने सिर्फ 4-5 महीने के अंदर ब्याज दरों में कर दी। मार्केट गागा और वाह वाह, 1% की कमी हो गई भाई। लेकिन क्या लिखा गया उसके अंदर, अखबारों में क्या लिखा गया? अब आपकी ईएमआई में फर्क पड़ जाएगा, आपकी ईएमआई सस्ती हो जाएगी, आपने जो कर्जे लिए हैं मकान के, कार के, बाकी कुछ, वो सस्ते हो जाएंगे। लेकिन क्या बैंकों ने उसको आपको पास ऑन किया? उत्तर है नहीं। 55 बेसिस पॉइंट यानी कि 55 पैसा का पहले कम कर दिया था 2 महीने पहले तक। उस 55 पैसे के मुकाबले जो जनता को राहत दी गई वो 25 पैसे भी नहीं दी गई,
मैं आपको सच बताऊं, और बैंक ने अपना प्रॉफिट बढ़ाना शुरू कर दिया। अब 50 बेसिस पॉइंट यानी कि आधा % और कम हो गया, तो अभी तक बैंकों ने क्या है कि उस राहत को ग्राहकों को पास ऑन ही नहीं किया है। बैंक क्या बोल रहे हैं कि हमने तो दरअसल क्या महंगे रेट के ऊपर लोगों से पैसे लिए हुए थे ना पहले, तो हम कैसे पास ऑन कर देंगे, हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो कोई बैंक आगे बढ़कर ये कहने को तैयार नहीं कि मैं ये पैसा लोगों को फायदे में दूंगा। संजय अग्रवाल अब देख रहे हैं, अब कहते हैं मैंने बैंकों से इल्तिजा की है, मैंने रिक्वेस्ट की भैया ये जनता को फायदा दो ना तुम। लेकिन जनता को फायदा छोड़िए, दरअसल बैंकों ने एक काम किया पहली 2 कटौतियों के बाद, जिसमें करीब करीब 55 पैसा कम हो गया था, जैसे 55 बेसिस पॉइंट कहते हैं। उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि जो आपकी सेविंग्स दर की रेट थी, सेविंग्स का जो दर था, जो करीब करीब 3.25% था, 3.25% के रेट से सारे बैंक आपको टोटल मिला के जो कहते हैं कि पैसे दे रहे थे। कई बैंक 4% भी दे रहे थे, कई 3.75 दे रहे थे। ये उनका हिसाब था। तो 3.75, 3.5 कुछ ऐसा था। तो जिसका भी 3.75 था या 4% था, उसने उसको घटा के 3.25% कर दिया। जिनका 3.25% था, उसने उसको घटा के 2.25% कर दिया। बहुत सारे बैंक जो आज सेविंग्स के सारे रेट जो आपको मिलेंगे 2.75 और 3.25% के बीच में मिलेंगे। एक जमाना था कि सेविंग्स में 5-6% का इंटरेस्ट मिलता था, अब तो एफडी में भी 5% नहीं मिलता। तो ये एक तरीका निकाला गया कि एक बड़ा शॉट खेला जाए कि जनता जो बैंक में पैसा जमा करेगी, जब 500 का नोट हम खत्म कर देंगे या नहीं भी किया तो भी जनता का पैसा तो बैंक में ही रहेगा, ब्याज मत दो इनको, यानी कि 2.25%, 3% का ब्याज दो। और यह तब था जो पहली 2 कटौती थी 55 की, अब ये 50% की और कटौती हो गई ब्याज में। तो अब ये ब्याज दर को और कटौती हुई। अब जो ब्याज दरें जो नई आएंगी वो लगभग 2% से 2.5% की होंगी सेविंग्स में, और ये कुछ ही दिनों में अब लागू हो जाएंगी। यानी कि अब आप बैंक के अंदर पैसा रखोगे तो आपको कोई बैंक 2% देगा, कोई 2.25% देगा, कोई 2.5% देगा, बस इतना ही, इससे ऊपर नहीं। क्योंकि वो कहेंगे आरबीआई जब हमको ये सब कट कर रहा है तो हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, हमें तो आपसे फ्री लेना पड़ेगा। यही तो सरकार चाहती थी, यही धन्ना सेठ चाहते थे कि जनता से अरबों खरबों रुपए 2% और 2.5% के अंदर बैंकों में ले लिया जाए, क्योंकि ये तो एक किस्म से नो कॉस्ट है। 2-2.5% से ज्यादा पैसा तो आप बैंक को दे देते हो। आप कहोगे 2-2.5% से, हाँ सपोज करो आपको 100 रुपये आपने जमा किए और आपको 2-2.25% या 2.5 रुपये आपको उसको ब्याज मिला, 2.5 रुपये। फिर उसके बाद ये आपसे कहेंगे एक काम करो, आपकी जो चेकबुक इशू की है हम उसके पैसे लेंगे, वो पैसे ले लेते हैं। आपको जो एटीएम कार्ड देते हैं उसको यूज होता है, उसके पैसे ले लेते हैं। अगर आपने एटीएम कार्ड को 3 बार से ज्यादा यूज कर लिया तो पैसे ले लेते हैं, फीस ले लेते हैं 20-20, 25-25 रुपए। और अगर उसके बाद आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया तो उसकी फीस ले लेते हैं। उसके बाद लेजर मेंटेनेंस जो होता है उसके पैसे अलग ले लेते हैं। साथ में अगर आपने कोई और बैंक की सर्विस ले ली उसके पैसे अलग से लेते हैं। तो कोई चीज फ्री नहीं है यहां पर। अब एक बात आप समझिए कि अगर ये आपको 2% और 2.5% और 2.25% पे ब्याज देते हैं तो इसका मतलब वो 2-2.5-3% आपसे वापस रिकवर कर लेते हैं। तो बैंक के पास जो पैसा आ रहा है वो 0% पे आ रहा है। 2-2.5% जो आपको देना है वो आपसे रिकवर कर लेते हैं, ये कह के कि चेकबुक के पैसे हैं, ये पासबुक के पैसे हैं, लेजर मेंटेनेंस के पैसे हैं, ये एटीएम के पैसे, कार्ड के पैसे हैं, ये इसके पैसे, ये उसके पैसे हैं। और आप देखोगे चार्जेस बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ती चलते हैं। सरकार कहती है इस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है थोड़ा, उस पर सर्विसेज देते हैं, उस पर जीएसटी भी ले लेते हैं, तो सरकार को भी फायदा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्लान के अंतर्गत जो बिगेस्ट फ्रॉड हुआ, यहां पर पैसे मुफ्त में रखवा लिए गए 2 से 2.5% पे। अब आपके पास क्या रास्ता बचता है, आप पैसे कहां रखोगे? हो सकता है थोड़ा बहुत आप इक्विटी में खर्च कर दो, वही तो चाहते हैं अमीर लोग कि आप स्टॉक मार्केट में चले जाओ और वहां जाके पैसा झोंक दो, उनके जुए के अड्डे में जाके पैसा लगाओ, लेकिन आप कुछ अपने पास मत रखो। संजय मल्होत्रा जो कि आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने ये सब धंधा कर दिया यहां पे कि भैया अब तो आपको ब्याज कुछ मिलने वाला है नहीं। और फिर कई बार तो ये लोग उदाहरण देते हैं, देखो आप अमेरिका में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, वहां तो आप
हाउसिंग लोन लोगे तो बहुत सस्ता मिलता है, और बैंक में जब पैसे जमा करते हो तो आपको 1% इंटरेस्ट मिलता है, 1%, आधा परसेंट, कई जगह तो माइनस में हो जाता है, आपको पैसे देते ही नहीं है बैंक वाले। तो भारत ने वो पद्धति अपना ली। अच्छा, बहाना क्या लगाया गया? बहाना यह लगाया गया कि देखो महंगाई इतनी कम हो चुकी है इंडिया में कि अब मुश्किल से 3.5% है, तो अब 4.5%, 5%, 6% का बैंक इंटरेस्ट रखने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर 3.5% में महंगाई है तो हम बैंक में आपको 2.5% में पैसा रखेंगे, 2.25% में पैसा रखेंगे, 2% में पैसा रखेंगे, जैसे ये रखा जा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप बैंक जाओ, आप पता करो आपको कितने पैसे में मिल रहा है। कुछ बैंक जो 3.25% में दे रहे हो, अब घट के 2.75 पे आ जाएंगे, जो 3 वाले हैं वो 2.5 पे आ जाएंगे, और जो 2.75 थे अब जो 50 बेसिस पॉइंट आया उससे घट के 2.25% पे आ जाएंगे। आप जाइए चेक कर लीजिएगा। ये हो गया, यानी कि सरकार ने लोगों का पैसा फ्री में ले लिया। क्यों फ्री में लिया? क्योंकि बैंकों को आगे लोन देना है। लोन किसको देना? अगर आप लोन लेने जाओगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। 100 किस्म के बहाने, हमें आपको लोन नहीं देना भैया। इतनी कंडीशंस हैं, इतनी कंडीशंस हैं कि आपका दम टूट जाए। और जो छोटे मोटे इंडस्ट्री वाले लोन लेने आएंगे, जिसको 2, 4, 5 करोड़ चाहिए, उसको भी नहीं देंगे। फिर आप रोज अखबारें पढ़ेंगे, आज अडानी को 7,500 करोड़ का लोन मंजूर हो गया। इन लोगों को एक झटके में लोन मिल जाते हैं। टाटास को पता लगेगा 15,000 करोड़ का लोन मिल गया, अंबानीस को 40,000 करोड़ का लोन मिल गया। लोन इनको सस्ते चाहिए थे, एक्चुअली इनको कम ब्याज दरों के ऊपर लोन चाहिए था बैंकों से, और चंद आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की कमर तोड़ दी। उनके घर से पैसा निकलवा के बैंकों में डलवाया, और डलवा के कहा भैया ऐसा है 2-2.5% इंटरेस्ट लो और घर बैठ जाओ आराम से। संजय मल्होत्रा के साथ मिलकर पूरा का पूरा एक प्लान रचा गया, और उसके बाद जब 500 रुपए की खबर आई तो तब ये डराने की कोशिश की गई अभी कि 500 करोड़ घर में पड़ा है ना, 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख बैंक में जमा कर दो। देखिए, यह सरकार दरअसल बुजदिलों की और कायरों की सरकार है। यह आपकी अस्मिता और इज्जत की रक्षा नहीं कर सकती, लेकिन यह सरकार के पास एक हुनर है कि यह आपके पैसे को लूट सकती है। तो यह लुटेरू और डाकू और चोरों की सरकार है। यह आपसे पैसे निकलवा के ये बैंकों में रखवा रही है, बैंक में रखवा के आपको कोई ब्याज नहीं देती है, फिर उस सारे पैसे को बड़े बड़े धन्ना सेठों में, अडानी अंबानी को कम रेट के ऊपर देती है। और आप अगर कभी बैंक में लोन लेने चले जाओ, अगर कोई आपको सोना गिरवी रख के लोन लेना है तो आपसे कहा जाएगा 10% का लोन है। अगर छोटा मोटा बेचारा कोई बिजनेसमैन चला जाएगा तो उससे कहा जाएगा 16% का इंटरेस्ट है, 17% का, 18% का इंटरेस्ट है, तब हम आपको 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का, 30 लाख का, 1 करोड़ का लोन देंगे, उससे नीचे नहीं देंगे हम आपको बिजनेस लोन। लेकिन अडानी अंबानी को जो लोन मिलता है, जरा उसका रेट देखो, कोई 6%, कोई 7%, कोई 7.5%, कोई 8% पे। तो फायदा उनको देना है, लेकिन आपसे 16% वो चार्ज करेंगे। ये सारा का सारा चक्कर पूरा का पूरा, मुझे लगता है कि भारत को क्या कि लूट, जिसे कहते हैं रॉबरी प्लान, ये बनाया गया पूरा का पूरा। सरकार ने आरबीआई से मिलकर और बैंकों के द्वारा भारत के सारे लोगों को नंगा कर दिया गया। आप सोच सकते हो कि क्या ऐसी लूटने वाली रॉबर सरकार पहले कभी आपने देखी, कि आपके अंदर बैंकों में पड़े हुए अरबों खरबों रुपए का कोई पैसा नहीं देना, उसे मुफ्त में रखना है वहां पर, और उसके बाद एहसान जताना कि देखो हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन ये सारे पैसे अमीरों को देने के लिए हैं, और अगर कहीं आपने छोटा मोटा पैसा कमा लिया तो सरकार डाकू बन के आपसे टैक्स के रूप में छीनने आ जाएगी, ताकि आप कोई भी ऐसा काम ना कर सके। अब यूपीआई के थ्रू भी टैक्स लेना शुरू कर दिया इन लोगों ने, उसके बाद जीएसटी आ गया अभी 2000 के ऊपर। मरते हो मरो, आदत लगवा दी ना अब आपको, अब आप छूट नहीं सकते। तो अब आप क्या करोगे? अल्टीमेटली आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके। दैट इज द प्रॉब्लम राइट नाउ। तो सरकार की जो, मोदी सरकार का जो रॉबरी प्लान था वो कामयाब हो गया, और आपके सारे पैसे बैंकों में चले गए और मुफ्त में चले गए वहां पर। अब बताइए क्या करें? लेकिन क्या है ना कि लोग समझते कि सरकार आपका भला कर रही है, और इसके लिए पहले एक प्लान के मुताबिक महंगाई को कागजों पे कम दिखाया गया कि महंगाई है ही नहीं, सिर्फ 3.5% की महंगाई रह गई है। लेकिन बाजार में जाओ तो कोई चीज सस्ती नहीं, अखबारें महंगी, पेपर महंगा, स्टेशनरी महंगी, बच्चों के स्कूल के बस्ते महंगे, फीस महंगी, उनकी बस की फीस महंगी, डॉक्टर महंगा, दवाइयाँ महंगी, सब्जी महंगी, आटा तेल चावल महंगे। इसके अलावा जो भी आपका मोबाइल के जो चार्जेस वो महंगे, जो आप घर में टीवी चलाते हैं डीटीएच के चार्जेस उसके महंगे,
इसके अलावा आप जब कोई बस पकड़ते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं, कोई ट्रेन पकड़ते हैं, वो महंगे। सबके तो टिकट बढ़ते चले जा रहे हैं, हर चीज़ तो सुरसा की मुँह की तरह बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इनकी महंगाई का ऐसा लगता है कि सरकार के कागजों के अंदर, आंकड़ों में महंगाई है ही नहीं, कि कुछ भी महंगाई नहीं है यहाँ पर। यानी कि अनाज भी सस्ता है, तेल भी सस्ता है, चावल भी सस्ता है, गेहूं भी सस्ता है, मसाले भी सस्ते हैं। सस्ता तो कुछ भी नहीं है। कपड़े लेने जाओ तो जान निकल जाती है, जूते लेने जाओ तो जान निकल जाती है, बच्चों के लिए उनकी स्कूल की ड्रेस लेने जाओ तो जान निकल जाती है। हर जगह कार्टलाइजेशन चल रहा है। तो महंगाई दरअसल 10% से ज़्यादा है। मैं आपको सच बताऊं, महंगाई जो है 10% से ज़्यादा है, लेकिन प्लान बना के कि उसको 3.5% दिखाना है कि महंगाई है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं। और ये आपको हर महीने एक नई चीज़ लेके आते हैं, जैसे वो आखिरी पॉइंट के रूप में इस प्रोग्राम में बताता हूँ। ये बोलेंगे कि वेजिटेबल थाली कितनी सस्ती हो गई और नॉन वेज थाली कितने की सस्ती हो गई। अब ये कहेंगे कि वेजिटेबल थाली की जो कीमत है 26 रुपये 28 रुपये हो गई। साहब आप मुझे बताइए, 26 रुपये 28 रुपये में कौन सी वेजिटेबल थाली इंडिया में आती है? ये सरकार के जो कुछ लोग हैं ना, बता रहे थाली महंगी होगी, थाली सस्ती होगी। कौन सी थाली 26 रुपये में वेजिटेरियन आती है साहब? एक चपाती लेने जाओ तो कितने की आती है? अगर आपने 2 चपाती चाहिए, चावल चाहिए, एक दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, उसके अंदर छोटा सा दही, एक पापड़ हो जाएगा, अचार हो जाएगा, तो क्या 26 रुपये में आपको कई थाली मिलती है क्या? अब तो आपकी कैंटीन में भी नहीं मिलती भाई। तो ये बेवकूफ बनाने के सब धंधे हैं कि कागज पे दिखाओ महंगाई इंडिया में है ही नहीं, और उसके बाद जो तुम्हारे जीडीपी के आंकड़े उनको बढ़ा चढ़ा कर बताओ कि वो और ज्यादा है। अगर 5% के आंकड़े तो 10% दिखाओ उसको। तो हर जगह फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। ये पूरी की पूरी बीजेपी सरकार ही फ्रॉड है। एक्चुअली वो फ्रॉड किसके साथ कर रहे हैं? 140 करोड़ लोगों के साथ, उनको नंगा करके उनको लूट रहे हैं, ताकि उनके जो चंद दोस्त हैं अडानी अंबानी, उनकी जेबें भरी जा सके। यही हिंदुस्तान का नंगा सच है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आप आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।